Division of labor and specialization. All right जी, स्टोरी टाइम. अच्छा, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, लेकिन एक एमसीक्यू बहुत पुराना, दिस इज बैक इन 2001 या 2002, उस वक्त आया हुआ है एक एमसीक्यू. लेकिन आपको नाम याद करना एज सच जरूरी नहीं है, लेकिन वो आपके डैडी के एक स्मार्ट अंकल नहीं होते दोस्त, वो आ जाते हैं, तो वो पहली चीज पूछेंगे इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, अच्छा एडम स्मिथ कौन है. ठीक है, नो नीड टू राइट दिस डाउन बट यू शुड नो. वैसे एडम स्मिथ कौन है? एनीवन हु इज एडम स्मिथ? वो केन्स. फादर ऑफ इकोनॉमिक. यस, एडम स्मिथ कौन है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स. ये आप लोगों को पता ही नहीं है. लेकिन जी स्टोरी टाइम ये है कि एडम स्मिथ किधर से पढ़ा? ऑक्सफोर्ड से पढ़ा. ही उस वक्त इकोनॉमिस्ट नहीं होते थे, उस वक्त क्या होते थे? फिलोसोफर्स. तो ये फिलोसफी का प्रोफेसर था और फिलोसफी का वैसे भी था, फिलोसोफर था. तो एडम स्मिथ ने ऑक्सफोर्ड से पढ़ा और कहां चला गया? ग्लासगो यूनिवर्सिटी. एवर हर्ड ऑफ ग्लासगो यूनिवर्सिटी? ठीक है, कहां है ग्लासगो यूनिवर्सिटी? स्कॉटलैंड में. स्कॉटलैंड, ग्लासगो एक शहर है, उसके अंदर ग्लासगो यूनिवर्सिटी है. दिस इज 18th सेंचुरी. वहां पे इट इज द बर्थ प्लेस ऑफ इकोनॉमिक्स. इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम? एडम स्मिथ. इसकी बुक थी वेल्थ ऑफ नेशंस. ठीक है, ये चीजें पता होनी चाहिए. वेल्थ ऑफ नेशंस इसकी बुक थी, उसमें उसने कॉन्सेप्ट दिया था पहली दफा इक्विलिब्रियम का, एट द माइक्रो लेवल एंड ऑल्सो एट द मैक्रो लेवल. ठीक है, इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट एडम स्मिथ ने दिया था. बहरहाल जैसे जैसे एडम स्मिथ ने और बहुत सारी चीजें दी, एक और चीज उसने देखी. उसने एक पिन मेकिंग फैक्ट्री, और ये ट्रू वाकया, ये अपनी तरफ से फेंक नहीं रहा, ठीक है, एक पिन मेकिंग फैक्ट्री उसने ऑब्जर्व की. उसमें उसने ऑब्जर्व किया सारे मिल के काम करते हैं, सारा लेबर था जितना, वो सारा मिलके जो भी प्रोसेसेस थे, उसने ये डिवाइड किया कि 16 डिफरेंट टास्क हैं. उसने ऑब्जर्व किया पिन्स बनाने के 16 डिफरेंट टास्क हैं और सारे मिलके करते हैं. पहले एक टास्क को जुड़ जाते हैं, फिर दूसरा टास्क करते हैं, फिर तीसरा टास्क करते हैं. उसने कहा कि ये लोग अगर डिवाइड कर दें तो क्या होगा. अभी उसने ऑब्जर्व किया कि 24 पिन्स पर वर्कर पर डे बन रही थी. उसने कहा अगर ये सारे काम को टीम्स में डिवाइड कर दें और वो टीम वही काम करे बार बार तो क्या होगा. उसने एस्टिमेट किया कि यही इसी इनपुट से आप कहां पहुंच जाएंगे? 5000 पिन्स पर वर्कर पर डे पे पहुंच जाएंगे आप. ये उसने अपनी किताब में लिख दिया. किताबें कौन पढ़ता है? कोई नहीं. ईयर आ गया कौन सा? 1920s. जगह आ गई मिशिगन, डिट्रॉइट. डिट्रॉइट नाम सुना है? डेट्रॉइट इज अ सिटी. क्या होता है डेट्रॉइट में? व्हाट इज डेट्रॉइट फेमस फॉर? कुछ जनरल नॉलेज नाम की चीज है भी या नहीं है? डेट्रॉइट वैसे आजकल इज फेमस फॉर वायलेंस एंड ऑल दैट, ड्रग्स एंड ये जितने रैपर्स हैं. एमएनएम, 8 माइल देखिए मूवी. ऐसा लग रहा है स्टैचूज को पढ़ा रहा हूं. एमएनएम का नाम सुने? स्नूप डॉग, टूपाक, ठीक है, ये नाम सुने में? जेजी, ये सारे जितने ईस्ट कोस्ट के रैपर्स हैं वो डिट्रॉइट में रहते हैं. द हुड, द हुड सुना है ना? द हुड इज बेसिकली डिट्रॉइट. डू वी गेट दिस? डिट्रॉइट को हुड कहते हैं. बहरहाल ये अभी फेमस था, इससे पहले ये किसके लिए फेमस था? गाड़ियों के लिए. अमेरिकन कार मैन्युफैक्चरर, शेवरले, शेवरॉन, क्राइसलर, जीएमसी, फोर्ड. कमाल लोग हैं यार आप लोग. नहीं ओ यार, मैं वक्त का बता रहा हूं. उधर एक साहब थे हेनरी फोर्ड. अब आई होप ये आपको पता हो ये कौन है. फाउंडर ऑफ फोर्ड, हेनरी फोर्ड द वन. इसके बेटे का नाम भी हेनरी फोर्ड था, पोते का नाम भी हेनरी फोर्ड था. ये हेनरी फोर्ड द वन फाउंडर. उसने पहली दफा इंप्लीमेंट किया किसको? डिवीजन ऑफ लेबर को. ही वॉज द फर्स्ट वन. इसने असेंबली लाइन प्रोडक्शन और डिवीजन ऑफ लेबर इंट्रोड्यूस किया एट मैस स्केल एंड
इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में हेनरी फोर्ड का बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है। जब भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात आती है हेनरी फोर्ड का बहुत ज्यादा नाम आता है। आई बात समझ में? इज दिस क्लियर? तो व्हाट इज डिवीजन ऑफ लेबर? जी, व्हाट इज डिवीजन ऑफ लेबर? ये तो आपने बिजनेस स्टडीज में नहीं पढ़ा हुआ, तो ये कहानी नहीं सुनी हुई। कमाल है, जिसने इंप्लीमेंट किया, जिसने सोचा, आपने पढ़ा भाई नहीं है। चलें लिखें। When the production process, this is division of labor by the way, is broken down into different tasks, and each task is performed by an individual or a group of individuals who specialize in that task. Who specialize in that टास्क। तो जस्ट लाइक मुर्गी और अंडा पहले आया, क्या सीन था? तो इसी तरह स्पेशलाइजेशन पहले आई, डिवीजन ऑफ लेबर पहले आई, डजंट मैटर, वो दोनों ओवरलैप करते हैं। स्पेशलाइजेशन क्या है? इट कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व्ड at an individual level, at the level of a firm, at the level of an industry, at the level of a region, or even countries specialize. Swiss chocolates, Swiss watches, French toast, French wine, ठीक है? Italian cheese and Italian shoes, ठीक है? Italian supercars। उफ, ऐसा लग रहा है वो स्पेशलिस्ट नहीं है ना। पाकिस्तान की पाकिस्तान सियालकोट, sports goods and surgical instruments. Do we get it? Do we understand what division of labor is? प्रोडक्शन प्रोसेस को तोड़ देना। और हेनरी फोर्ड ने क्या किया था? असेंबली लाइन प्रोडक्शन समझते हैं? कन्वेयर बेल्ट के ऊपर उसने चेसेस रख दिया, उसने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बना दिए, टायर वाले टायर जोड़ रहे थे, इंजन वाले इंजन जोड़ रहे थे, इंटीरियर वाले इंटीरियर जोड़ रहे थे, गाड़ी फट बायर। नाम था फोर्ड मॉडल टी। कहा जाता है कि मैस प्रोड्यूस होने वाली पहली कमर्शियल लेवल पे चीज जो थी वो क्या था? फोर्ड मॉडल टी, 1920 की गाड़ी। समझ आई? और अब आपने देखा होगा वो नेशनल ज्योग्राफिक पे, और वो किस तरह स्पीड में चीजें बन रही हैं, फूड फैक्ट्रीज वगैरह, ठीक है? इट ऑल गोज बैक टू दिस थिंग। डू वी अंडरस्टैंड दिस? इज दिस क्लियर? चलें जी, हेडिंग देते प्यारी सी। आउटकम्स, जरूरत नहीं है स्पेशलाइजेशन लिखने की। आउटकम्स ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन, ये दोनों की आउटकम्स कंबाइंड है। नंबर 1 शुरू हो जाए जी, पॉजिटिव नेगेटिव जो दिमाग में आता है शुरू हो जाए। एफिशिएंसी आते हैं, एफिशिएंसी इंक्रीज्ड leading to less wastage of resources, leading to less wastage of resources. Number 2, output increased massively. Productivity of workers increased. Of workers increased, leading to lower costs per unit. एवरेज कॉस्ट आपकी गिरनी शुरू हो गई, ठीक है? एंड ऑब्वियसली revenues and profits increased. Productivity
प्रोडक्टिविटी। हाँ लेकिन वो हम इस पे ऐसा नाम नहीं लेंगे। चलते जाएं। स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स वर इंट्रोड्यूस्ड। ये क्या चक्कर है? स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स वर इंट्रोड्यूस्ड। डिविजन ऑफ लेबर की वजह से एवरी S7 सैमसंग इज एग्जैक्टली द सेम एज एवरी एस अदर S1 S7। ठीक है, आई बात समझ में? एवरी होंडा सिविक इज एग्जैक्टली द सेम एज दी अदर होंडा सिविक। ये जो शूज जूते मैंने पहने में ये पता नहीं थाउजेंड्स या हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स में बने होंगे। डू वी गेट दिस? तो ये क्या है? ये स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स हैं। तो स्टैंडर्डाइजेशन इंट्रोड्यूस हुई है। स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स वर इंट्रोड्यूस्ड। चलते जाएं और बताएं। इंट्रोडक्शन ऑफ मशीन्स वाज पॉसिबल। इस पॉइंट का क्या मतलब है? यस, वाज पॉसिबल। देखिए ना, कोई ऐसी मशीन देखी है जो पहले मोल्ड कर रही है, फिर पिघला रही है, फिर उसको कर रही है, बाजार में पहुंचा रही है। मशीन क्या करती है? एक नैरो डाउन काम करती है। और पहले, ये तो अब इलेक्ट्रॉनिक मशीन आई है ना, अब तो एआई आ गया। पहले सबसे पहले कौन सी मशीन आई थी? मैकेनिकल मशीन आई थी। सबसे पहले मैनुअल मैकेनिकल मशीन आई थी। क्योंकि आपने जब काम को किया नैरो डाउन। चार्ली का बाप क्या करता था? चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री वाले का। चार्ली चैपलिन नहीं, चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री पड़ी हुई है। टेंट वो विली वोंका का बाप था। चार्ली का बाप क्या करता? ये वो क्या करता था? टूथपेस्ट फैक्ट्री में टूथपेस्ट के कवर लगाता था। रिमेंबर? याद आया बचपन में? ठीक है, तो ये क्या है? ये नैरो डाउन काम है। उसको क्या हुआ था? मशीन ने उसको रिप्लेस कर लिया था। रिमेंबर? बात याद आई? चलें जी, नेक्स्ट। व्हाट इज? इसी से ही एक मसला निकल रहा है। रिडंडेंसी increased. What is redundancy? What is the difference between firing someone and making someone redundant? Yes, when the skill is no longer required. फायर कर देना कब? फायर आप कब करते हैं बंदे को? जब बंदा कोई गड़बड़ करे। रिडंडेंट कब होता है बंदा? जब उसकी जरूरत ही नहीं है। when the skill of the worker is no longer required. कितनी चीजें हैं मैंने अपनी छोटी सी जिंदगी में, अभी मेरी क्या ही एज है, देख ली है। क्या है? एज नहीं, चीजें। आपको याद है व्हाट यू कॉल इट? स्टेनो। देयर वाज अ थिंग कॉल्ड स्टेनोस। एवरी बैंक, एवरी office used to have an steno. What was an steno? The person who used to operate the computer, because no one knew how to operate computers. समझ आई? तो एक स्टेनो होता था। अब तो फोन में ईमेल आ रही है, जा रही है, वो ये छोटे काम करता था। एक्सेल, वर्ड, ईमेल, प्रिंट लिखना, सेक्रेटरी टाइप। ठीक है, तो स्टेनो एक स्पेसिफिक वर्ड था उसके लिए। वो स्किल अब किधर गई? गई। आ, एक चीज होती थी सिलिका नवीस, मैंने भी अपने बहुत बचपन में देखी हुई है। पीसीओस याद है आप लोगों को? पीसीओस भी नहीं याद? पीसीओस देखे में? जहां पे नहीं नहीं, एक दुकान होती थी जहां से फोन कर सकते थे। हर किसी के पास मोबाइल तो था नहीं। उससे पहले क्या था? दुकानें ऑफ पीपल, वेयर बाबा was used to sit and he used to write letters for you, because everyone was not learned. फोन तो थे नहीं, तो क्या दुकानें होती थी उन बंदों की। ठीक है, उससे पहले, इतना पुराना नहीं हूं मैं। ठीक है, तो ये सीन था। आई बात समझ में? तो ये सारे लोग बेचारे क्या हो गए? देयर स्किल इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। डिवीजन ऑफ लेबर हो गई, काम इतना आगे चला गया। व्हाट एल्स? जल्दी से बताएं। डिपेंडेंसी ऑन ईच अदर इंक्रीज्ड। Skill set becomes limited. The first student of mine, I taught him what? I taught him SAT. SAT पढ़ाया मैंने उसे। 2012 में मैं बिजनेस भी पढ़ाता था, अकाउंटिंग भी पढ़ाता था, और इकोनॉमिक्स भी पढ़ाता था। ठीक है, अब मुझे लगता है कि उसके बाद 12 पहला साल था सिर्फ ये। अकाउंटिंग तो मैं खुद फेल हूंगा पक्का, यू लूंगा। और
बिजनेस में शायद ई ले लूं, लेकिन जिसको पढ़ाऊंगा वो पक्का फेल होगा, क्योंकि 2014 के बाद मैंने हाथ भी नहीं लगाया बिजनेस को, ठीक है, बल्कि 2013 के बाद ही। तो मैंने सिर्फ इकोनॉमिक्स, अब मेरा स्किल सेट देखा जाए तो कितना लिमिटेड है। ए लेवल इकोनॉमिक्स, एफएससी की इकोनॉमिक्स की मैंने किताब देख ली, मुझे तो उर्दू ना पढ़ी जाए मेरे से। वो मैशियत को मैं मंशियात पढ़ रहा था उर्दू में, भाई इकोनॉमिक्स की ऐसे ऐसे लफ्ज देख लिए कि मुझे तो मेरी जुबान नहीं टूट गई। वो ऐसा लफ्ज था, एक हमारा कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, A2 का, उसका उर्दू में ऐसा लफ्ज था कि मैं पढ़ नहीं सका उस लफ्ज को। वो मैंने कहा ये तो मैं अगर पढ़ानी पड़ गई, पता नहीं, नहीं पुरानी कोई बुक थी, पहले होता था उर्दू में भी। नहीं नहीं करना है, अब एफएससी सारी इंग्लिश में हो गई है, पहले जमाने में होती थी, वो कोई पुरानी किताब में देख रहा था। जी, स्किल सेट ऑफ वर्कर्स बिकम्स लिमिटेड। चलें चलें, बहुत बच्चों वाला लेक्चर है आज। बिकम्स लिमिटेड, स्पीड मारें और बताएं। बोर्डम, हाँ, कॉन्सिक्वेंसेस पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं। और बताएं। स्किल सेट बिकम्स लिमिटेड, ये चलें, इतना कोई खास नहीं है, लेकिन हाँ लिख सकते हैं। हाँ हाँ, नहीं ये इतना 10 तो हो गए हैं, और कितने लिखने, बस ठीक है वो बाकी। इनकम्स डिक्रीज लिखा था, नहीं नहीं नहीं, इनकम्स इंक्रीज है। चलें जी, बहुत है। इज दिस क्लियर? अब क्या रह गया? अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज, टॉपिक की छोटे छोटे कचरा टॉपिक है ये, मैंने इसलिए छोड़ दिए थे, तो शुरू में थे पहले। अच्छा भाई, अगली चीज, देर आर 30 MCQs, 29 MCQs. There is a logic behind it. You will ask me, I will give you an answer. I will give you a reasoning के इसका आंसर इस तरह है, except for one MCQ. I hate it. Heading दे दें, positive and normative statements. लिखें जी। एंड ऑब्वियसली वैसे तो ये जनरली भी होती है, लेकिन हम इकोनॉमिक स्टेटमेंट्स में कंसर्न्ड है। एन इकोनॉमिक स्टेटमेंट बेस्ड ऑन, जी पॉजिटिव लिख रहे हैं सिर्फ, बेस्ड ऑन फैक्ट्स, फिगर्स, डेटा, research, they can be tested against numerical data, they are agreed by most of the people. ये सही गलत नहीं है, ये भी गलत हो सकती है, they can be right or wrong. ये सिर्फ एक एमसीक्यू आता है और बहुत फ्रीक्वेंट आता है, अक्सर आ जाता है। अभी आते हैं, डिस्कस करते हैं नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स। व्हाट आर नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स? जी, नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट्स बेस्ड ऑन वैल्यू जजमेंट्स, statements based on value judgments. They are opinions which cannot be quantified. खैर ये इकोनॉमिक स्टेटमेंट तो नहीं है, लेकिन वैसे समझने के लिए जरा आसान है। मुझे लग रहा है आज बारिश होगी।
पॉजिटिव स्टेटमेंट, नॉर्मेटिव स्टेटमेंट? क्यों? इट्स माय ओपिनियन। इतने परसेंट प्रेसिपिटेशन है, इतने परसेंट ह्यूमिडिटी है, इतने परसेंट विंड प्रेशर है, इतने परसेंट चांस है कि आज बारिश होगी। ये क्या है? और हो सकता है फिर भी बारिश ना हो। समझ आ रही बात? ये कोई डेटा, किसी रिसर्च पे बेस्ड है, किसी डेटा पे बेस्ड है, ठीक है, फैक्ट पे बेस्ड है, फिगर पे बेस्ड है। और नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स क्या है? ये ओपिनियंस है, इसके पीछे कोई इंपेरिकल डेटा नहीं है। व्हाट आर यू लुकिंग फॉर? you're looking for definite words and you're looking for opinionative words, ठीक है? cannot be quantified. समझ आई बात की? क्या आएगा? आप देख रहे हैं might be, more than, less than, ये सारा क्या है? नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स, ठीक है? इस तरह के वर्ड्स, इसको बातों से नहीं होगा, ये करने से होगा। विल और पॉजिटिव में डेटा नजर आ जाएगा, कुछ ना कुछ ऐसा चक्कर नजर आ जाएगा। चलें जी, ये बातों से नहीं होगा, ये करना पड़ता है। क्या? एज इन? नहीं नहीं नहीं, ये तो एक एमसीक्यू आता है, एक एमसीक्यू आता है, और कितने 100 एमसीक्यू आने हैं इस पे। ये तो छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है। हाँ, तो और ये आ गया तो फिर आप कहेंगे सर ने कभी पढ़ाया ही नहीं भाई। इतनी मेहनत तो नहीं है, तो थोड़ी सी मेहनत है। चलें जी, ये आसान है बहुत आसान, लेकिन इसका इशू ये, देयर इज नो लॉजिक बिहाइंड इट ना। शोर शॉर्ट में आपको कोई फॉर्मूला, कोई लॉजिक नहीं बता सकता, ग्राफ नहीं बता सकता, राइट वर्ड शिफ्ट होता है, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होता है। फोन। Which statement about the company is normative? In the past 3 years, यहीं पे रुक जाए, ये क्या है? पॉजिटिव स्टेटमेंट। हाउ वुड वी नो? इंपेरिकल डेटा दे दिए, उसने कोई डेटा की बात कर दी है, काट दूं? वी आर लुकिंग फॉर अ नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। The business has fallen behind competitors and needs to improve its ethical standards. Has fallen behind competitors and needs to improve its ethical. चलें, रिजर्व कर लिया। The growth of the business has been in retail and financial services. उसको पता है किस डिपार्टमेंट में ग्रोथ हुई है, तो ये किसी डेटा पे बेस्ड है। The structure of the business has been simplified. जी, बी। बी ज्यादा ओपिनियन लग रहे हैं। नीड्स टू इंप्रूव इट्स एथिकल स्टैंडर्ड्स, ओपिनियन है। हाँ भाई, आसान है मुश्किल है? द स्टेटमेंट्स आर फ्रॉम अ वाटर रिपोर्ट बाय अ कंपनी दैट सप्लाइज वाटर टू होम्स। ये तो क्वेश्चन ही नहीं है इसका, इधर आ जाए जी जनाब। अ डैश इकोनॉमिक स्टेटमेंट इज एन ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट। कौन सी ऑब्जेक्टिव होती है? पॉजिटिव। दैट कैन बी टेस्टेड या कैन नॉट बी टेस्टेड यूजिंग फैक्चुअल एविडेंस? इट कैन बी टेस्टेड। Whereas a dash economic statement is a subjective statement. ये normative है, that can be or cannot be tested against factual evidence. बात समझ आई? आगे आ जाए। नहीं आई? What part? ये वाला देखो ना। A dash statement can be an objective statement. Objective क्या होता है? Empirical data, numerical, ठीक है। Subjective क्या होता है? बातों में। तो बातों वाली कौन सी है? Normative। और objective फाइक जिस किसको कर सकते हैं? बात खत्म हो गई। और वो डेटा के अगेंस्ट टेस्ट हो सकती है, और ये डेटा के अगेंस्ट टेस्ट नहीं हो सकती। बाय द वे, मैंने स्क्रीन शेयर कर दी है ना? यस। A statement referred to the proposal to build another runway at London's Heathrow Airport. Which statement is normative? Normative ढूंढ रहे हैं जी। Heathrow is the UK's busiest airport and has more flights than any other European airport. Positive, normative? क्यों? Because he is making a comparison. Definitely वो किसी डेटा पे बेस्ड होगा। Highly competitive, but there is spare capacity. हाँ पॉजिटिव है, क्योंकि वो कह रहे स्पेयर कैपेसिटी है, तो उसने मेजर की होगी। इस पे तो ये नजर आ गया 5 बिलियन, ये भी पॉजिटिव है। तो आंसर पीछे क्या रह गया? वी शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन इंप्रूविंग द यूज ऑफ एग्जिस्टिंग कैपेसिटी। वी शुड, यहीं पे आ गया बात, आगे पढ़ जाने की जरूरत ही नहीं।
डू वी गेट इट? समझ आ रहे हैं? ये मुश्किल है, मुझे तो बहुत डर लगता है इन क्वेश्चन से. A government proposes to introduce a road congestion charge which would require private motorists to pay a toll for the road use. Which statement relating to the proposal is normative? Bus passengers will benefit at the expense of motorists. ये positive लग रही है क्योंकि ये positive है. We are looking for normative. Motorists with higher incomes will be prepared to pay the charge in return for reduced journey times. ये भी लग रही है बात. Motorists with lower incomes, ये भी comparison नजर आ रहा है. The proposal, हाँ हाँ, तो ये सारे पॉजिटिव है ना. हमने नॉर्मेटिव इसलिए टिक कर रहा हूं ना, पॉजिटिव को टिक कर रहा हूं, नॉर्मेटिव को काटता हूं. द प्रपोजल विल बी अनफेयर, ये क्या है? ये नॉर्मेटिव है. डू वी गेट इट? कर लेंगे हैंडल? पक्की बात है? चलें अब, क्योंकि जरा माहौल बन गया है तो ये हो जाए जरा. ये ऑलमोस्ट खत्म है भाई सब कुछ. यस यस, डन डन. अच्छा, वो भी करने, वो भी देख लेते हैं. What is not an example of the role of factor enterprise in a modern economy? Deciding on new export markets, costs reducing, shift new employees. एक छोटा सा काम है जिसके लिए वो अपने चपरासी को भी भेज सकता है, एंटरप्रेन्योर. वो कौन सा काम है इसमें बताएं? This is a major decision. This is a major decision. नया शिफ्ट एम्प्लॉय सिस्टम, मेजर डिसीजन. एक्सपोर्ट मार्केट कौन सी? इसके लिए वो अपना पीएन भी भेज सकता है. इसके लिए एंटरप्रेन्योर की स्किल कोई रिक्वायर्ड नहीं है. इंपॉर्टेंस की बात नहीं है. एंटरप्रेन्योर कौन है? उसके क्या है? रिस्क टेकर एंड मैनेजेस ऑल अदर फैक्टर्स. दीज ऑल थिंग्स रिक्वायर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के डिसीजंस. ही इज मैनेजिंग ऑल अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. ही इज कंबाइनिंग ऑल अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. ये तो कोई चपड़ासी भी कर लेगा. हाँ जी. Which firm, a firm changes the type of product it produces. What might limit the firm's ability to use division of labor? The new production method is more capital intensive. तो ये तो अच्छी बात है. इससे तो डिविजन ऑफ लेबर आसान होगी. हमने देखना है क्या चीज लिमिट कर रही है. द न्यू प्रोडक्शन मेथड इज वेरी एक्सपेंसिव, तो डिविजन ऑफ लेबर लगाएगा तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी. ये भी ठीक है. द न्यू प्रोडक्ट इज मेड टू, जब आप डिविजन ऑफ लेबर कर रहे हैं तो फिर आप स्पेसिफिक प्रोडक्ट हर कस्टमर के लिए कस्टमाइज प्रोडक्ट नहीं बना सकते. जैसे कि फैंटम और गोस्ट को निकाल के सारी रोल्स रॉयस क्या है? दे आर मेड टू ऑर्डर. उसके एक एक पार्ट पे बनाने वाले का इंसिग्निया और नाम है, और पीछे आप ट्रेस कर सकते हैं किसने बनाया, क्योंकि एवरीथिंग इज हैंडमेड. रख दो अब अंदर वॉलेट में जी. द प्रोडक्ट रिक्वायर्स न्यू लेबर स्पेशलाइजेशन बढ़ती है, अभी बात हुई है. डिवीजन ऑफ लेबर को लिमिट क्या चीज कर रही है? ये तो प्रमोट कर रहा है. ये तो अच्छा है डिवीजन ऑफ लेबर के लिए. ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है. ये डिवीजन ऑफ लेबर को होने ही नहीं देगा क्योंकि कस्टमाइज प्रोडक्ट है. समझ आ रही है? हर रोल्स रॉयस जो अब आजकल आ रही है, दरमियान में इन्होंने स्टैंडर्डाइज निकाली है. क्रोला शरोला की तरह गोस्ट और फैंटम जो थी वो उन्होंने खुली बनाई थी, लेकिन अब वो सारी वापस चले गए स्पेसिफिक. हर बंदे की अपनी, हर रोल्स रॉयस दूसरी से डिफरेंट है. चलें यार, क्लास 2 वाले बच्चों वाले आप कर रहे हैं. नहीं, ये तो पॉलिसीज है, पॉलिसीज अभी हम नहीं कर रहे. लॉन्ग रन शॉर्ट रन छोड़ दें. क्या है ये कह रहा? What is least likely to happen if a firm decides to increase automation and division of labor? Least likely to happen. पहले हम देखते हैं what is most likely to happen. An increase in the number of workers employed. हो सकता है प्रोडक्टिविटी बढ़े, तो ये हो सकता है. हो प्रॉफिट्स बढ़ सकते हैं, प्रोडक्टिविटी तो डेफिनेटली बढ़ेगी. कॉस्ट पर यूनिट भी बढ़ सकती है क्योंकि ऑटोमेशन, लेकिन पर यूनिट गिरेगी, टोटल कॉस्ट बढ़ेगी, पर यूनिट कॉस्ट गिरेगी. बात को समझें. डू वी नो व्हाट एवरेज कॉस्ट इज? ठीक है, दिस इज कॉस्ट पर यूनिट. इट इज टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट. ठीक है, तो
डिवीजन ऑफ लेबर करने से, मशीनें लाने से क्या होगा? टोटल कॉस्ट बढ़ जाएगी, फिर एवरेज कॉस्ट गिर कैसे रही है? क्योंकि क्वांटिटी बढ़ेगी उससे कई गुना, तो कॉस्ट पर यूनिट कम हो रही है। टोटल इम्तियाज का टोटल खर्चा शेख सुपर स्टोर वाले से, छोटा सा जिसका जनरल स्टोर है, ज्यादा होगा कम होगा? ज्यादा होगा टोटल कॉस्ट, जाहिर बात है। लेकिन कॉस्ट पर यूनिट इम्तियाज की बहुत कम है। उसको एक कोक की बोतल बहुत सस्ती पड़ती है एज कंपेयर टू कोक की बोतल जितनी उस बेचारे को पड़ती है। ठीक है, फर्म्स प्रॉफिट्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, डिवीजन ऑफ लेबर हो रही है, ऑटोमेशन हो रही है। हाँ, सबसे ऑब्वियस, सबसे बेहतर आंसर क्या है? अच्छा जी, और क्या पूछ रहे? ओए, ये काम रह गया था भाई। गुड। चलें चलें, पेन चलते हुए नजर आए मुझे। ये दोबारा रिपीट हुआ है। ये कब है? ये मई जून 16 है। ये 2023 में आया या 24 में आया है? ये पढ़े तो सही। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। पढ़े पढ़े पढ़े, जल्दी करें। ये दोबारा रिपीट हुआ है 2023 22 में। ये हैवी क्वेश्चन है। हाँ, सारे एमसीक्यू। लेकिन इधर 1 मार्क से ग्रेड चेंज हो रहा है इकोनॉमिक्स में। चलें चलें, कोई पेन चलाएं, कोई कैलकुलेटर चलाएं। देखें मत। मुझे देखने से तो ये बिल्कुल नहीं होगा, ये मैं गारंटी तुम्हें दे रहा हूं। फर्स्ट स्टेप ये है, उधर देखो और करो। कोशिश करें। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पता है? करें। इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, करें। सादी जुबान में वो कह रहा है, अगर वो गाड़ी पे ट्रेवल करता है रादर देन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बसों की जगह वो क्या करता है? गाड़ी इस्तेमाल करता है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? व्हाट इज ही लूजिंग, व्हाट इज ही फॉर गोइंग इन मॉनेटरी टर्म्स, पैसों में। ये पैसों में कैलकुलेट करके देनी। हिंट दूं? गाड़ी चलाने का टोटल खर्चा निकालो और बस से जाने का टोटल खर्चा निकालो। चलो, बस। लेकिन ये इतना आसान नहीं है ना। वो कहता है गाड़ी खरीदी 6,000 की और साल के बाद रह गई 1,500 की। तो पहली कॉस्ट अब मैं क्या निकाल रहा हूं? कॉस्ट ऑफ गोइंग बाय, ट्रैवलिंग बाय कार, गाड़ी पे जाने का खर्चा निकाल रहा हूं। पहला था डेप्रीसिएशन। ये बात समझ आई? हाउ डिड आई गेट दिस 1,500? ही बॉट द कार फॉर $6,000। साल के बाद उसकी वैल्यू रहेगी 4,500। दैट मीन्स कार की चलाई 1 साल उसने गाड़ी, तो गाड़ी खराब हो गई, उसकी वैल्यू कम हो गई। और बताएं। ये उसने बता दिया, रिपेयर ऑपरेटिंग कॉस्ट सारी मिला के कितनी है जी? और बताएं। ये भी तो डाले ना। ये गाड़ी ना लेता, नहीं, पोटेंशियल अर्निंग्स आफ्टर टैक्स ऑन 6,000 इन्वेस्टेड, गाड़ी ना लेता 6,000 की और बैंक में रखता, तो वो भी तो डाले। तो कितने पैसे कमाता साल के? वो अब उसको मिल रहा है, वो भी तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। गाड़ी खरीदने का एक ये भी तो कॉस्ट है। इकोनॉमिस्ट क्या करता है? कैलकुलेट सारी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी ऐड करेगा। तो ये उसकी गाड़ी से जाने का टोटल खर्चा है। क्या है टोटल खर्चा? कितना? 3,800। जी जनाब। और बस से जाता तो कितने पैसे लगते? जी, किस एक दिन का? 1 ईयर है भाई सारा। जी, बस से जाता तो कितने पैसे लगते? तो एक्स्ट्रा कितने दे रहा है गाड़ी चलाने के? समझ आई ये बात की? ये हैवी क्वेश्चन था। तो भी यहाँ किधर जा रहे हैं? 15 पे अभी 5 4 मिनट पढ़े। व्हाट इज नेसेसरी फॉर इफेक्टिव स्पेशलाइजेशन? ये खैर अभी अभी नहीं आता। मीडियम ऑफ एक्सचेंज बहुत जरूरी है। पैसा नहीं होगा तो क्या करेंगे? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मनी एंड बैंकिंग में ना, मनी निकल गया।
What term is used by economist for the income received by factor of production enterprise? ये मैं क्लास 2 के बच्चे से पूछ लूं ना, वो जवाब दे दे। एंटरप्राइज का क्या रिटर्न है? रिटर्न टू एंटरप्राइज। Is this clear? Is this understood? We are done with unit 1. हो जाए फिर फ्राइडे को? क्यों भाई? पूरा वीक दे रहा हूं। मंडे मंडे तो एनर्जी वाला दिन होता है यार, मंडे को तो क्लास आया करनी है आपने। डिमांड सप्लाई शुरू है कल से, डिमांड सप्लाई शुरू है, यूनिट 2 शुरू है। हल्की फुल्की चलो, मुझे कोई टेस्ट लेने का शौक तो नहीं है, लेकिन दे दो, आप लोगों का फायदा है। मिल गए हैं ये, पढ़े। ऑल राइट जी, सो दिस इज वे वी स्टॉप फॉर टुडे। Inshallah, I'll see you in the next class and in the next video.